हाँ नमस्कार। अब काल मेवाड़ इतिहास में चर्चा करी कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग ने घेर के बैठ गया, लेकिन गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, तो चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश को नहीं कर सके। महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना हो गया, चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश। अब इतो बड़ो बादशाह हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत को शासक चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश कौन कर सके? के करेगो? के करेगो? पड़ाव उठावेगो और तो के करेगो? दुर्ग में तो बड़ी जगह नहीं। और इतो बड़ो सुल्तान बिना संधि बिना युद्ध अगर पड़ाव उठा ले तो भी के हुए बेइज्जती। एक खातर अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह ने पत्थर भेजो और वो पत्थर ज्या ही चित्तौड़ दुर्ग में गयो। वे पत्र में लिखे रहो कि हे रावल रतन सिंह, मैं जिस उद्देश्य से यहां पर आया हूं, इस दुर्ग को घेर के बैठा हूं, उस उद्देश्य का त्याग करता हूं। उद्देश्य क्या हो बिंगो? पद्मनी ने बेगम बनानो, पद्मनी ने बेगम बनानो। लेकिन दुर्ग में बड़ी कौन सी बेगम बनावे की गड़मा आ गई। दुर्ग में बड़ी जय कोनी, युद्ध हुआ कोनी, पद्मनी मिले कोनी, यानी अंगूरे खट्टे है, तो जिसको उद्देश्य हो जिन्हें छोड़ना ही छोड़ना पड़े। तो हे रावल रतन सिंह, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया था, यानी पद्मनी को अपनी बेगम बनाने के उद्देश्य से आया, उस उद्देश्य का मैं त्याग करता हूं। लेकिन जिसकी सुंदरता के बारे में इतना सुना है, कम से कम एक बार मुझे दिखा तो दो कि साची सुनी है के। और आगे क्षेत्र में बांद्रा तो गुन बना दिया आगे, इतनी बढ़ाई करी। तो ओ पत्थर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग में भेजो। जी वो पत्थर मेवाड़ी रणबांकुरा देखा, और मेवाड़ी रणबांकुरा देख के आपनी महाराणी पर पुरुष के आगे मुंडो उगाड़ खिलो सी संभव ही कोनी पड़ियो मर गए। अठे भाटा के अंदर सिर फोड़तो मर जासी। मैं मारी रानी को मुंडो को दिखा, क्योंकि क्षत्रिय राजपूत आज भी वर्तमान में भी राजपूत समाज में पर्दा प्रथा तो बीर तो बहुत बड़ो पर्दो। और वही मेवाड़ जैसी रियासत की महारानी को मुंडो देख लो था, तो मेवाड़ी सरदार स्पष्ट मना कर दी, क्योंकि मेवाड़ी सरदार तो या तो मार देगा या मर जाएगा, दो ही चीज जानता। तो मंत्री संतरी जी कहा बे क्यों कह रहा वो 12 बैठे और आपा मां बैठा, तो हो सके और इतना दिन हो गया लंबो पड़ा हो गया तो पानी तक आपने दुर्ग में निउड़ सके। देखा अच्छा मौत डरता अपनी महारानी को मुंडो दिखा दे कदी को नहीं मर सका, लेकिन महारानी को मुंडो बिन को दिखावा। लेकिन मुंडो तो कौन दिखा, कोई इसो रस्तो निकालो कि वो दुष्ट उठ जातो रहे। तो इसो रस्तो तो अब थे मंत्री हो थे ही बताओ के निकालना छी। तो क्या फेस टू फेस करना आपने दिक्कत है। अगर प्रतिबिंब दिखा दिया तो प्रतिबिंब में कोई दिक्कत हो तो कहे कि चित्तौड़ दुर्ग एक पत्थर गए वापस अलाउद्दीन खिलजी कर, हे अलाउद्दीन खिलजी, हम आपकी शर्त को मानते हैं, लेकिन हम आपको फेस टू फेस नहीं हो, यानी आमने सामने चेहरा नहीं दिखाएंगे, बल्कि प्रतिबिंब दिखा सकते। अलाउद्दीन खिलजी तो धापे बैठे हो कि जाऊ तो वो बाड़ों की दिखा दिखू दो, प्रतिबिंब दिखा दो, अठो पड़ाव तो उठा लू। तो अलाउद्दीन खिलजी इन पर सहमत हो गयो और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग में धंधर की जालियों धापे बैठे। चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे नहा धो गए, 5 बजे जाके खोल लो का आज जो। तो कह आपने एक परंपरा है अतिथि देवो भव है, चाहे अतिथि किसो यु है आपा भी वो आओ आदर करा। तो अतिथि देवो भव की परंपरा कहते हैं। ओ अलाउद्दीन खिलजी को रावल रतन सिंह बड़ो सम्मान करो। चित्तौड़ दुर्ग के मुख्य प्रांगण के अंदर बढ़िया व्यवस्था करी, दिन में पूछो से चोखो नाश्तो करायो। नाश्ते में गए, नाश्ते में
गूंदगी कांकरी, केसरारी मिश्री, गजेड़ा बिदाम, चूंटियो बीटे होता है उसी हाँ, मोठा की रोटी, ये तो हाई हैं लिया कठू आए पकवान आपा बीटे हाजती तो आपने खनाज है। तो ये सारा बढ़िया बढ़िया हैं कोफ्ता काफ्तार बना के जोरदार नाश्तो करायो। और नाश्तो कराने के बाद कई देर बातें करी दोपहर हुई चोखो भोजन करायो, तिरंगी बादामी कतलियार कांजू कतली दाल को सीरो हैं शाही पनीर मलाई कोफ्ता जबरदस्त भोजन। भोजन भाजन कर लियो शाम होने लायक, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को दिखाई हाल। तो अलाउद्दीन खिलजी धीरे सी के कह रहे दिखा दिखू जो दिकर भूल जा दिखा। तो क्या अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्रतिबिंब दिखाया का पद्मिनी के महल के आगे एक लंबी गैलरी और गैलरी में दर्पण लगा दिया और दर्पण में मुख देख गए अलाउद्दीन खिलजी विद्या की ली। आपने एक परंपरा है अतिथि जी को आयडो है बिना आपा छोड़ गया हुआ, चाहे आपने एकदम गले आयडो तो गेट तक तो पक्को छोड़ गया ब्यू जे अजीज है तो टेम्पू टाम्पू चढ़ा रहा हुआ टैक्सी चढ़ा रहा हुआ, और ब्यू ज्यादा प्यारो प्रसंगी है तो बस स्टैंड तक जावा जावा कौन जावा। और बस स्टैंड में बिन बस जिया यहाँ भाज गया पहली तो आपा सीट पर बैठा और फिर भी निकाल तू आज जा भी बिठा वहां, और बस जितना रवाना नहीं हुए भी बस गया बाहर अगर यहाँ भिड़ाना पूर खाई बचड़ती फिरे हैं। अरविंद पूछा है कोल्ड ड्रिंक ले आ दूंगे, चिप्स ले आ दूंगे हैं, चा पीसीगे, और बस रवाना हो जाने के बाद में वो आपा ने टाटा कर आपा भी ने टाटा करा वो मोरी माँ के कार्ड नाड़ के बाद और आपा का मोबाइल चार्जर ये ध्यान रखी करा ली। तो भी अलाउद्दीन खिलजी ने वो छोड़ने गए और बात में इतो मशगूल हो गयो के ओ अलाउद्दीन खिलजी के पड़ाव तक जे अलाउद्दीन खिलजी देखियो के रावल रतन सिंह आपने पड़ावा तक आ गयो तो के तत्काल आप गए सैनिका ने इशारो करो और रावल रतन सिंह ने धोखो गिरफ्तार कर और गिरफ्तार कर गए चित्तौड़ दुर्ग में पत्र भेजो के हे मेवाड़ी रणबांकुर अगर रावल रतन सिंह जिंदा चाहिए तो पद्मिनी को भेज दो के कसी मेवाड़ का शासक सेनापति के मेवाड़ को शासक बंदी हो गयो तो मेवाड़ की सेना का प्रमुख सेनापति है तो कह वापस एक पत्र भेजो और भी पत्र में कहे अलाउद्दीन खिलजी मैं आपको क्या पद्मिनी को आपको वास्तव में पद्मिनी को बोलियो आगे बताऊंगा क्यों भेजो कि आपको मैं सहर्ष अपना शोहर स्वीकार करती हूँ और मैं ही नहीं बल्कि 1600 दासियों के साथ आपका वर्ण करने के लिए आ रही हूँ, लेकिन मेरी शर्त है आपके वर्ण करने से पहले मैं मेरे पति से मिलूं। तो अलाउद्दीन खिलजी राजी हो तो कोई बात को नहीं मिली मंद बिठाए रखियो तो कह 1600 डोलियां तैयार करी कितनी 1600 दासियां की और एक डोली की तैयार हुई पद्मिनी की। तो एक डोली ने कितना जना उठावे 4 जना उठावे तो 4 जना डोली ने उठा तो 4 एक डोली के अंदर कितना हो गया 5 और 5 ने गुणा कर दो 1600 कितना हो गया 16 50 80 8000 और 5 8 डोलिया के अंदर कोई दास्या को बैठी नहीं मुच्छारा दासा बैठ गया कुर्ती कांचली पहन गए और हथियार छुपा लिया डोली के अंदर और इनमें कोई पद्मिनी को नहीं बैठी इनमें पद्मो बैठो गोरो और शर्त के अनुसार पद्मिनी की डोली किने जानी चाहिए रावल रतन सिंह पहली को तो जिया ही रावल रतन सिंह आ डोली पूगी अलाउद्दीन खिलजी के हिसाब से पद्मिनी बैठी तो आज जिया ही डोली अलाउद्दीन खिलजी के कैंपस में अलाउद्दीन खिलजी के पड़ाव में बंदी बिठाए हो रावल रतन सिंह ने पूगी कड़कड़ा गए वीर योद्धा अचानक धाओ बोलियो और रावल रतन सिंह ने छुड़ा गए चित्तौड़ दुर्ग में लिया यानी
बादल ने बड़ी चालाकी से, गोरा और बादल ने बड़ी चालाकी से रावल रतन सिंह को रिहा कर लिया और मरवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी आके हुई पहले तो बिन्या संधि और बिन्या युद्ध क्रिया पड़ा उठावा, लेकिन अब कुटीर से उठावा बड़ी बेइज्जती हुई। तो कभी बाद 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, कदे 1303 में अलाउद्दीन खिलजी भयंकर आक्रमण कर चित्तौड़ पर। गोरा बादल, रावल रतन सिंह सहित रावल वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए और पद्मनी के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने, कितनी 1600 वीरांगनाओं ने जोहर किया। ये जोहर मेवाड़ का पहला, कहां का? मेवाड़ का पहला और राजस्थान का दूसरा जोहर था। राजस्थान का दूसरा जोहर, मेवाड़ का पहला, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा जोहर, सबसे बड़ा जोहर। मेवाड़ का पहला, राजस्थान का दूसरा और अब तक का सबसे बड़ा जोहर किसके नेतृत्व में हुआ? पद्मनी के नेतृत्व में। कब हुआ? 1303 में। पद्मनी कौन थी? रावल रतन सिंह की पत्नी थी। युद्ध किसके साथ हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1303 में हुआ था। क्लियर है? अब अलाउद्दीन खिलजी का देखो, अपने 3 नाम सुनते हैं, जोहर, केसरिया और साका। ये क्या है? जोहर, केसरिया और साका। जोहर किसे कहते हैं? जब वीरांगना स्वयं अपने हाथों से अपना आत्म बलिदान दे देती है, उसे जोहर कहते हैं। राजस्थान का एक लोकगीत है, केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। भी मैं लिखेगा राजस्थान का 3 रत्न, राजस्थान का 3 रत्न ढोला मारू केसरिया। तो ये केसरिया जो रंग है ये वीरता का रंग है। जब वीर योद्धा विजय की आशा को जब छोड़ देते हैं और विजय प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि युद्ध भूमि में वीर गति की प्राप्ति के उद्देश्य से जब जाते हैं तो केसरिया बागा धारण करते, उसे केसरिया कहा जाता है। ये दोनों संयुक्त रूप से जोहरे कहलाता है। राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जोहर हुआ हो और केसरिया न हुआ हो, लेकिन ऐसा जरूर हुआ है कि केसरिया हो गया था लेकिन जोहर नहीं हुआ है। जैसलमेर में 2.5 साका हुआ था, उसके अंदर जोहर नहीं। राजस्थान में 11.5 साका हुए हैं अभी तक, केवल जैसलमेर में ही है जिसमें केसरिया तो हो गया था लेकिन जोहर नहीं हुआ था। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर, राजस्थान का दूसरा साका और मेवाड़ का पहला साका, जो कब हुआ? 1303 में। और इस तरह से चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया गया था और अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया गया था। और इस खिज्र खां के बाद यहाँ के प्रशासक मूछाला मालदेव सोनगरा बने। मूछाला मालदेव सोनगरा के बाद यहाँ बनवीर नामक प्रशासक बना था। और जब बनवीर प्रशासक बना था उस समय इसी वंश का, कौन से वंश का? मेवाड़ के गुहिल वंश या गहलोत वंश का, मेवाड़ के गुहिलोत या गहलोत वंश का सिसोदा का जागीरदार, कहां का? सिसोदा का जागीरदार हमीर, जिसे हम राणा हमीर कहते हैं, 1326 में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। समझ में आयो? और इसके बाद हम चर्चा करेंगे राणा हमीर की। ये राणा हमीर कौन है? देखो, राणा हमीर, राणा शाखा का प्रारंभ
इस राणा हमीर से होता है। इससे पहले तक रावल शाखा थी। मैंने शुरू किया था तब कहा था कि रावल शाखा का अंतिम शासक रावल है रतन सिंह, और रावल रतन सिंह के साथ ही बहुत बड़ी रावल शाखा का अंत हो गया था। अब जो सिसोदा ग्राम बसाया था ना, हमने राहत पढ़ा था, छेम सिंह पढ़ा था, रणसिंह करण सिंह, रणसिंह का पुत्र, उसके द्वारा जो सिसोदा गांव बसाया गया वहां का जागीरदार था हमीर। इसने 1326 में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करके संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः गुहिल वंश की स्थापना की थी। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।